मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी दंगल में वैश्य महासम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के जिला कार्यालय में पहुंचा हूं और आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए बेगूसराय के पूर्व महापौर श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दंगल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय का क्या योगदान होगा। मैं आलोक कुमार अग्रवाल, प्रथम और पूर्व मेयर नगर निगम बेगूसराय, वैश्य समाज का मैं संरक्षक भी हूं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का संरक्षक हूं। और यह जो हमारा संस्था है लगभग लोकसभा के चुनाव के कुछ पहले से ही सक्रिय है और संगठन को बनाने में हमेशा आगे रहा है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी हम लोगों ने अपना एक प्रतिनिधि को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और जो लोग लड़ने के लिए आए लोकसभा का इलेक्शन, उसमें एक प्रतिनिधि ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम लोगों ने उनसे डिमांड किया था वैश्य का जो प्रतिनिधि मंडल कि हम लोगों को भी एक किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने कहा कि हम लोगों का कभी भी यहाँ उम्मीदवारी नहीं दिया गया है और हम लोग वैश्य समाज के लोगों में एक असंतोष की भावना है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उन्हीं के साथ रंगदारी होता है, लूट होता है, हत्या होता है, इसलिए हमको भी एक प्रतिनिधि देना चाहिए आपको किसी भी विधान मंडल में, ताकि हमारा भी राजनीतिक भागीदारी हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का पैरोकार बनेंगे, लेकिन पैरोकार क्या, हम लोगों का नाम भी पैनल में नहीं भेजा गया। अभी बेगूसराय जिला का विधानसभा का और पूरे जिला का आगाज हो गया है, द्वितीय चरण में जी होना है 3 नवंबर को, और लगभग सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवार को घोषणा कर दी है। कहीं भी बेगूसराय विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में हम लोग राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक दल के द्वारा हम लोगों को उम्मीदवारी नहीं दी गई। इससे क्या हुआ है कि वैश्य समाज में बहुत भारी आक्रोश है उनकी उपेक्षा करने से। तो यहाँ पर देखिए लगभग 25-26 जाति उपजाति के लोग बेगूसराय में हैं और लगभग यदि सभी विधानसभा को मिला दिया जाए तो यहाँ पर वैश्यों की भागीदारी लगभग 22 से 23% है। और ख़ास करके बेगूसराय में वैश्यों की मतदाता 33% है। लेकिन हर एक दल में हम लोगों ने अपना वैश्य का सीट बनाने के लिए हम लोग सबसे मिले, लेकिन नहीं देने से काफ़ी निराशा है। इसलिए हम लोगों के जो 25-26 जाति उपजाति हैं, हम लोगों ने बैठ कर के यह विचार किया कि हम लोग भी जहाँ जहाँ वैश्यों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग अपना निर्दलीय प्रत्याशी देंगे। और हम लोगों का देखिए, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यक समाज जिसको जो पिछड़े हैं उनको प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है और सच पूछिए तो उनकी अवहेलना की जा रही है। वो भी दबंगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। और केवल उनके द्वारा नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उन्हीं लोग पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हीं का दोहन शोषण हो रहा है। वो लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सामंती लोग हैं, चाहे दबंग लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो भी कार्रवाई होता है उन्हीं लोग पर होता है। तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक। देखिए आप ये देख लीजिए कि कोई भी दल हमारा किसी वर्ग से विरोध नहीं है, लेकिन हमारा यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और समाज के हर एक तबके को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर 10%, 11% वाले
लोकसभा भी हो जाते हैं, राज्यसभा भी हो जाते हैं, विधान परिषद भी हो जाते हैं, विधानसभा भी हो जाते हैं, आपको शिक्षक निकाय से भी हो जाते हैं, निकाय विधान पार्षद भी हो जाते हैं। लेकिन दबे कुचले पीड़ित ये लोगों व्यक्तियों को कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसलिए इसमें सब हमारे वैश्य समाज में काफ़ी आक्रोश है। इसलिए हम लोगों ने सभी लगभग 25-26 जाति उपजाति के लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग निर्दलीय खड़े होंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने बेगूसराय विधानसभा में पूर्व पीपी अनिल देव जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और लगभग 10 साल मुखिया भी रह चुके हैं, उनके अभी पुत्र भी उप प्रमुख हैं। तो और सवाल ये है कि अब उन्होंने 40 साल, लगभग 35 साल उन्होंने एक दल का झंडा उठाया, कार्यकर्ता बने, लेकिन फिर भी उनको कोई भागीदारी नहीं दी गई क्योंकि वो वैसे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने, हालांकि हम लोगों के पास बहुत लोग आए उम्मीदवारी ये करने के लिए कि हम भी उम्मीदवार होना चाहते हैं, तो उसमें कुछ लोग तो जैसे मिंटू सोनी भी उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन अनिल देव जी को कर दिया। राजेंद्र राजा जो तेलिक साहू समाज के हैं, वो उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी का दावेदारी यहाँ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी अपना समर्थन अनिल देव को दे रहे हैं। सब कुछ को देखते हुए, धन बल बाहुबल को देखते हुए और विद्वान तो वो ही हैं। हम लोगों ने एक कोर कमेटी जिसको सभी ने एक मत से कहा था कि हम आप लोगों को प्राधिकृत करते हैं कि आप जिसको भी खड़ा कीजिएगा, हम लोग तन मन धन से उनकी सहायता करेंगे। तो उसी के रूप में हम लोगों ने बेगूसराय से अनिल देव जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और तेघड़ा से प्रोफेसर जोगेंद्र पंडित जी को बनाया है। और भी 2 विधानसभा है, जैसे बछवाड़ा विधानसभा जहां वैश्यों की भागीदारी अधिक है, साहेबपुर कमाल में भी भागीदारी वहां ज़्यादा संख्या में है। उन लोग से भी कोई आदमी आएंगे तो हम लोग उनको भी उन पर भी विचार किया जाएगा। आलोक कुमार अग्रवाल जी, आप पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और राजनीतिक में आपकी अच्छी खासी पकड़ और अनुभव दोनों चीज़ें हैं। वर्तमान में जो देश की एक गतिविधि चल रही है, चाहे वह व्यावसायिकरण का हो, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह किसानों की समस्या का हो, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम कृषि की बात करेंगे जी। ये जो कृषि पर जो अध्यादेश जारी किया गया है जी, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। असंवैधानिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हर एक सांसद से, जो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे विचार विमर्श लेना चाहिए। ये अध्यादेश जारी कर दिए कि उनको क्या पता है, आप ऑफिस में बैठ कर के ये सब काम कर लेते हैं, उनको क्या पता है कि किसानों की क्या समस्या है, मज़दूरों की क्या समस्या है। आप कहते हैं कि आप सबके साथ, जो बड़े बड़े अडानी हैं, अंबानी हैं, ग्रुप हैं, उनके साथ आप समझौता कीजिए कि जो भी अनाज आप उपजाइएगा उसी को दीजिएगा। और इस पर देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसमें यह कानून बनाना चाहिए था कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में जिनके साथ आपसी समझौता होता है उनको आप नहीं लीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर मौन है ये नियम। और यह भी बात है कि आज आपसे वो किसान समझौता कर लेंगे और कल वो समझौता आप तोड़ करके वो ग्रुप जो है, जो समझिए कि सामंतवादी हैं, चाहे बड़े बड़े लोग हैं, वो चले जाएंगे तो उस पर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जी। तो यह विडंबना है। इसीलिए पंजाब जो देश है वो कृषि प्रधान राज्य है और अधिकांश वहाँ 90% लोग किसान हैं जो पूरे देश को अनाज देते हैं। और उनके आप बांध दीजिएगा कि नहीं, उन्हीं के साथ समझौता करना है, तो कितने आढ़तिया
पूरे देश के जो आढ़तिया हैं वो तो जी। बेमौत मर जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा। कहाँ आप बोलते हैं कि रोजगार देने की बात करते हैं और कहाँ आप रोजगार छीन रहे हैं। आढ़तिया का रोजगार जाएगा, जो भी किसान, जो मजदूर अनाज ढोने का जो काम करते किसान हैं, खरीद कर लाता है या अपने खेत का लेकर के आता है, उसके साथ समस्या है। हाँ, आढ़तिया को नहीं अनाज मिलेगा, उसका रोजगार गया। और आढ़तिया के साथ जितने मजदूर काम करते हैं उनका रोजगार चला जाएगा, वो भूख के कगार पर चले आएंगे। जी। तो ये सब कृषि नीति अच्छी नहीं है और इसीलिए आंदोलन हो रहा है। और यह नीति यदि कायम रहेगा तो सरकार को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, शिक्षा नीति में भी ऐसा नीति लाया जा रहा है जिससे बड़े बड़े जो शिक्षा के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और उन लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। जितने छोटे छोटे यहाँ पर विद्यालय हैं जी। राज्य में, वो सब बंद के कगार पर हो जाएंगे। बड़े बड़े जो गरीब गुरबा लोग हैं, क्या वो ऑनलाइन मोबाइल 20-20 हज़ार का लेकर के ऑनलाइन वो शिक्षा ले सकेंगे? पहले या तो आप ये पास कीजिए कि हर एक विद्यार्थी को हम लैपटॉप देंगे, हर एक विद्यार्थी को हम मोबाइल देंगे जिससे वो बात कर सकें। और आप तुरंत चाह रहे हैं कि छोटे छोटे विद्यालय को ख़त्म करके हम एक ही बड़ा विद्यालय बनाए। कहाँ जाएंगे वो सब विद्यालय? तो ये शिक्षा नीति भी सरकार की ठीक नहीं है। और हम लोग, चाहे कृषि नीति हो, शिक्षा नीति हो, इसका हम लोग वैश्य समाज के लोग विरोध करेंगे। और साथ में व्यवसायीकरण किया जा, ये जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण की कोई भी चीज़, जैसे रेलवे है, चाहे खनिज है, या और भी चीज़ है, सब आप निजीकरण करना चाहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े घरानों को देना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जितने मजदूर हैं, चाहे रेलवे में हो, चाहे आपको सफाई में हो, वो सब क्या होगा कि वो शोषण उनका होगा। नहीं, एक प्रश्न आता है इसमें निजीकरण में कि कुछ लोगों का कहना ये है कि आलोक कुमार अग्रवाल जी के यहाँ अगर प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है और 5,000 रुपया देते हैं, तो उनका जो मजदूर है, स्टाफ है, वो सो समय आता है और कर्तव्य के साथ अपने काम को करता है और सो समय जाता है। और सरकारीकरण में लोगों के अंदर एक मनोवृत्ति आ जाती है कि हमको कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए उससे सही काम लिया जाए, इसके लिए निजीकरण किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये मत है। देखिए, हम बोले ना कि निजीकरण करने से क्या होगा कि उन लोगों का शोषण होगा। 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा के जगह 12 घंटा काम कराएगा। और दूसरी बात है, कोई ठीक नहीं है कि आज रखे कल निकाल दे। जी, काम सही नहीं किया आपको निकाल सकता है। हाँ, काम सही करे या नहीं, जब उनको ज़रूरत होगी कि नहीं हमको ज़रूरत है, इसकी निकाल देगी। लेकिन यदि वो कोई संस्था में काम करता है, मान लीजिए नगर निगम में है, चाहे कहीं पर भी काम करता है, तो उसकी नौकरी सलामत रहती है। और निजीकरण करने से देखिए क्या क्या होगा कि जितने भी सरकार में जो पोस्ट हैं वो सब आपका देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या कोई भी है जी, तो उससे क्या है, उन लोग का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हम निजीकरण के इसमें नहीं है। आलोक कुमार अग्रवाल जी, एक प्रश्न हम सबसे आदमी से भिन्न आपसे पूछ रहे हैं। बेगूसराय में एक राजनीतिक दल से एक ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जिनके ऊपर अन्य राजनीतिक दल और ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा रहा है ये धनाढ़ परिवार से हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये भी मीडिया में सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं हम अपने पिताजी के काम के बदौलत जनता के बीच जा रहे हैं। संकेत समझ गए होंगे आप। देखिए, लेकिन जनता जो है जितना आलोक कुमार अग्रवाल जी से जुड़ना पसंद करती है, जितना एक गरीब परिवार से कोई नेता अगर आता है उनसे जुड़ना पसंद करती है, क्या इनके साथ या उनके साथ व्यावसायिक वर्ग, आप जिस समाज के संरक्षक हैं, उनको कहीं कठिनाई भी होगी? देखिए, हम नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहना ये चाहेंगे कि
धन बल ही सब चीज़ नहीं होता है, जन समर्थन भी चाहिए। जी। और जन समर्थन के लिए जो हमेशा से जनता के साथ रहे, जनता के दुख दर्द को समझे और जनता के लिए लड़ाई लड़े। आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद जी। बहुत सारे आपराधिक घटनाएं गरीब, पिछड़े, वैश्य समाज के साथ हुआ है जी। और उसकी आवाज़ उसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी उनको सताता है, उन पर अत्याचार करता है और कहिए कि दूसरे तरह से कहिए कि उन पर हत्या का भी आरोप। आप मामला ले लीजिए, पर्रा के विक्रम पोद्दार। जी। वो एक लड़की से प्यार करता था, दिल्ली भी चला गया, शादी भी उन्होंने किया, सब कुछ मेल से हुआ। उसको पकड़ करके लाया गया तो उसको हाजत में रखा गया और लड़की पर यह दबाव बनाया गया कि तुम 164 के विरुद्ध तुम गवाही दो कि तुमको बहला फुसला के ले गया या ज़बरदस्ती ले गया। तो वो बेचारी क्या करती, वो अपना दबाव में वहाँ पर दे दी और इसी का बहाना लगा करके, और क्या हुआ हम नहीं कह सकते हैं, ये जांच का विषय है कि हाजत में नहीं, पुलिस के ऑफिस में फांसी के फंदा पर वो झूलता हुआ नजर आया और उसका पैर जमीन में सटा है। तो यह शंका की बात है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका पैर जमीन में सटा है और वो फांसी लगाया है, तो क्या पुलिस की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि उसको देखना? इसमें लगता है कि या तो हत्या कर दी गई या आत्महत्या। तो ये तो जांच का विषय है। हम लोगों ने डीजीपी साहब को लिखा, हम लोगों ने डीजीपी साहब को इस विषय में लिखा, तो उस पर विचार हुआ और उसको वहाँ से सस्पेंशन करके लाइन हाजिर कर दिया जी। तो हम लोग किए और उसके विरोध में देखिए ठाकुर संतोष शर्मा ने आवाज़ उठाया, तो उसको भी थाना में नहीं लाया गया, हाजत में नहीं लाया गया, कहीं जंगल में जाकर के इतना मारा गया कि वो बुरी तरह घायल हो गया और उस पर इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो और यूँ कहा जाए कि वैश्य समाज जो अति पिछड़ा समाज एक तरह से माना जाए, एक दो ही इसमें जाति आते हैं जिनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से उच्च श्रेणी में रखा जाता है, बाकी सब दलित, कुचले, दबे समाज आते हैं और सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और प्रशासनिक स्तर से, तीनों स्तर से इनका दोहन शोषण होते गया है। और इसी सब को देखते हुए आपकी जो यह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय, इसके तरफ से बेगूसराय में 4 प्रत्याशी देने का निर्णय लिया गया है, 4 विधानसभा क्षेत्र से, या अन्य 7 पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। देखिए 2 विधानसभा क्षेत्र, एक तो बेगूसराय से अनिल देव जी को हम लोग ने नॉमिनेट कर चुके हैं और तेघड़ा से भी ये प्रोफेसर योगेंद्र पंडित को कर दिए हैं। और हमारा 2 विधानसभा क्षेत्र बचा हुआ है, एक है आपको साहेबपुर कमाल और एक है बछवाड़ा। तो यदि वहाँ से भी कोई प्रत्याशी अपना नामांकन करते हैं निर्दलीय के रूप में जी, तो हम लोगों को उसका सहयोग जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी। आलोक कुमार अग्रवाल जी, आज हमारा केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन कुमार जी के आदेशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी दंगल को लेकर, जनता की समस्या को लेकर, आपके संगठन के राजनीतिक उद्देश्य को लेकर आपके बीच आया। यह उद्देश्य कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो हम केवी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं
डॉक्टर रोशन कुमार जो ENT के प्रख्यात सर्जन हैं, उनको मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं और उनके पूरे टीम को। और यह जो स्टूडियो ये का बहुत पहले से चला रहे हैं और जिसमें बहुत प्रबुद्ध लोग हर एक क्षेत्र से, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्र में जो माहिर हैं उन लोगों को बुला करके उनका विचार लिया जा रहा है। जनता की समस्याओं को लाया जा रहा है। इससे यहाँ की जनता काफ़ी लाभान्वित होगी और इसके लिए हम KB स्टूडियो के पूरे टीम को दिल से उनको साधुवाद देता हूँ कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी चूँकि बेगूसराय चूँकि बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव हो रहा है, इसमें हर एक राजनीतिक दल और उम्मीदवार लोगों से उनकी राय मशवरा ली जा रही है, जिससे जनता को मालूम हो कि कौन उनके लिए अच्छा कैंडिडेट होगा। और इसके लिए हम बहुत KB स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के मुख्य संरक्षक पूर्व महापौर श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी को। इन्होंने अपनी बातों में आप लोगों के बीच रखा कि हमारा वैश्य समाज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बेगूसराय की सभी सीटों पर अपनी प्रत्याशी देगी और क्यों देगी, इसके बारे में इन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। आप तमाम अतिथियों ने हमारे KB स्टूडियो परिवार डॉक्टर रोशन सर के प्रयास को सराहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।